वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन बात करेंगे अपवर्तनांक की, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्योंकि पिछले वीडियो में अपने देखा था अपवर्तन। और अपवर्तन में क्या होता है कि जब मीडियम चेंज होता है तो मतलब प्रकाश है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? कुछ विचलन होगा, मतलब उसके मार्ग में विचलन होगा, जो अपने पथ में विचलन होगा, यानी पथ से दूर भी हट सकती है पथ की। मतलब एक से मतलब ये हुआ कि जब वो मीडियम में चेंज होगी तो उसकी लाइट की स्पीड है कम भी हो सकती है, ज़्यादा होगी। वो डिपेंड करेगी कि मीडियम कैसा है पहले मीडियम की अपेक्षा। अगर पहले मीडियम की अपेक्षा दूसरा मीडियम अगर विरल है, ठीक है, तब तो क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब वो अविलंब से दूर हट जाएगी। अगर मीडियम क्या है, पहले मीडियम की अपेक्षा दूसरा मीडियम क्या है? संगन है, तब क्या होगा? वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने देखा था ये अपवर्तन की घटना होती है। और अपवर्तन के एग्जाम्पल भी देखे थे अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें जुड़ी थी उनसे। जैसे तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या फिर एक बार ये भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे मछली होती है जो पानी के अंदर होती है, वो जो रियल उसकी होती है हाइट, मतलब जो गहराई होती है वो उससे ऊपर दिखाई देती है। तो अगर अपन को पकड़ना हो तो उसके नीचे जाना पड़ेगा, जो जिस गहराई पे दिखाई दे रही है उससे थोड़ा और नीचे रियल गहराई है उस मछली की। तो वो उसका रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है अपवर्तना अपवर्तन। और अपवर्तन किसके कारण होता है? जो अपवर्तनांक होता है, जो इस चीज़ को मापता है, मतलब एक चीज मीडियम से दूसरी मीडियम पे जाने पर जो कितनी स्पीड कम होगी या फिर कितना उसमें डिफरेंस आएगा, उस चीज़ को मापने के लिए एक नियतांक इस्तेमाल किया जाता है। उसी नियतांक को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको थोड़ा सा भाषा के रूप में देखते हैं, समझते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम की वह संख्यात्मक माप होती है जो ये बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम होगी। वही बात है ना, मैंने बताई है कि स्पीड को कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज़ की मतलब संख्यात्मक जो माप होगी वही क्या होगा? अपवर्तनांक होगा उस, यानी कि अपवर्तनांक दोनों माध्यमों पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये माध्यम N1 है, ये माध्यम N2, मतलब अपवर्तनांक है इस माध्यम का इस माध्यम का, तो दोनों का जो सापेक्षिक जो क्या होगा अपना अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? N2 1 बराबर क्या होगा? N2/N1। यानी कि दोनों माध्यमों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? N2 1 N2/N1। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उस चीज़ की ही माप है, जिसकी वजह से मतलब कि वो बताएगा कि कितना गुना कम होगी स्पीड, उसकी चाल कितना गुना कम होगी प्रकाश की दूसरे मीडियम में। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए अपवर्तनांक का इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब एक नियतांक को नाम दिया गया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में होने वाले झुकाव की मात्रा ही इसी मान पर निर्भर करती है। यानी ये कितना झुकेगा, कितना ज़्यादा झुकेगा, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। और अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा? C/v। C क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और v माध्यम में प्रकाश का वेग। और लेमडा निर्वात में कितनी तरंग दैर्ध्य और माध्यम में कितनी तरंग दैर्ध्य, इसका रेशियो भी किसके बराबर आएगा? अपवर्तनांक के बराबर आएगा। तो ये चीज़ें अपन इन सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? जब पहला माध्यम निर्वात या हवा हो, यानी कि जब हवा या निर्वात के सापेक्ष अपन किसी का अपवर्तनांक निकालेंगे मीडियम का, तो वो क्या आएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। यानी कि जब पहला माध्यम क्या हो? निर्वात या हवा हो, तब जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे उसको। सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि दोनों माध्यमों
अब माध्यम कुछ भी हो सकता है दोनों माध्यम में। उसमें तो क्या है, फिक्स कर दिया कि निर्वात या हवा होना चाहिए पहला माध्यम, तब उसको निरपेक्ष मानेंगे। ठीक है। और दूसरे में क्या है, सापेक्ष कर दिया। और निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात के लिए कितना होगा, एक होगा, मिनिमम होगा। निर्वात के लिए कितना होगा, एक होगा। और एन मैक्सिमम कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और निरपेक्ष किस लिए लिया, क्योंकि इनका जो अपवर्तनांक होता है निर्वात का और हवा का, वो लगभग कितना होता है, एक होता है। इसलिए इसको निरपेक्ष के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। पहला माध्यम निर्वात या हवा लेते हैं, यानी कि निरपेक्ष का मतलब उसमें जो माध्यम सेकंड होगा उसका जो अपवर्तनांक होगा वही दोनों मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि पहला तो क्या होगा, एक हो गया, और एक का भाग देने गुणा करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला। और उसमें पहला माध्यम निर्वात या हवा को लिया गया है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, एक होता है। और सापेक्ष अपवर्तनांक एक से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सापेक्ष अपवर्तनांक किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर निरपेक्ष नहीं होगा, हवा और उसका कोई मतलब नहीं है। पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, दूसरा माध्यम भी कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगी। और मिनिमम निर्वात के लिए कितना होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एन मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा हो सकता है डेंसिटी, तो उस हिसाब से मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। आज है मैटर कम लेकिन इम्पोर्टेंट मैटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले, सीधा डायरेक्ट सूत्र आ सकता है, डायरेक्ट फार्मूलेज बेस्ड छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रेशियो भी पूछा जा सकता है विभिन्न अपवर्तनांकों के बीच का। यहाँ पे नोट करने वाला बात क्या है कि विरल माध्यम की अपेक्षा संगन माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपन देखते हैं, क्योंकि संगन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। अब मान लो एक तो आपको कह दे कि खुले मैदान में आपको दौड़ लगाना है, और एक घने जंगल के अंदर दौड़ लगानी है। अब घने जंगल के अंदर आप बाहर 10 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से दौड़ रहे हो, क्या आप अंदर जंगल के अंदर 10 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से दौड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा संघन है, और उसमें आपको बार बार रुकावट की समस्या आएगी। कभी पेड़ आ जाएंगे, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी, क्योंकि ज़्यादा जंगल क्या होता है, घना होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, तो उन सबको हटाना पड़ेगा। आपके अंदर बाधा आएगी आपके सामने, तो बार बार बाधा आएंगी, तो आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसी प्रकार प्रकाश में भी होता है। प्रकाश जब निर्वात में होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ लेकिन जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, अब पानी में इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, कांच में और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा तो प्रकाश का वेग भी कम होगा, और प्रकाश का वेग कम होगा तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र एन बराबर आपने क्या देखा था, C/V। सी तो निर्वात की चाल है, और v, अब वेग कम होगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, क्योंकि ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। एन किसके व्युत्क्रमानुपाती है, वेग के, प्रकाश के, जो मीडियम में है। ये किस में है, मीडियम में। निर्वात वाला तो ऊपर होगा सी, इसको हटाएंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ये कम होगा उतना ही एन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा इसको बहुत इजी है समझना, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और अपवर्तनांक इतना समझ लीजिए, जितना ज़्यादा संघन होगा माध्यम उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी कम होगी, तो सारी चीज़ें मैटर करेंगी इसमें। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, जितना संघन उतना ही अपवर्तनांक ज़्यादा। विभिन्न अपवर्तनांक के मान अब देख लो। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 यानी कि 1.33, जबकि कांच का 3/2 1.5, यानी कि पानी की अपेक्षा कांच क्या है, ज़्यादा डेंस है। और वायु क्या है, इनकी अपेक्षा कम है, दोनों की अपेक्षा। वायु में क्या है, घनत्व कम है इनकी अपेक्षा, इसलिए वायु का अपवर्तनांक कम हुआ एक। और हीरा,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी में काफ़ी बार पूछा गया है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। याद रख लेना दोस्तों डायरेक्ट। तो हीरा क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेंस होता है, कांच से भी ज़्यादा इसका क्या होता है? घनत्व होता है, इसलिए इसका क्या है? ज़्यादा अपवर्तनांक होगा 2.4। तो ये याद रखने हैं मान, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इसका हीरे का ही पूछेगा, मोस्टली पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड पे। यहाँ अपन देखेंगे दोस्तों कि जब विरल से संगन में जाती है और संगन से विरल में जाती है तो क्या इफेक्ट। अब देखो दोस्तों, ये क्या है? अभिलंब। ये हुआ अभिलंब। ये क्या है? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, क्योंकि जैसी आपतित किरण आएगी, ठीक है दोस्तों, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ क्या बना रही है? आपतन कोण आई, और ये क्या बनाएगी? अपवर्तन कोण। अपवर्तित होने के बाद ये आपतन बिंदु हो गया, और ये तीनों एक तल में स्थित होते हैं। ν1 और ν2 ये क्या आवर्तियाँ हैं? ये विरल माध्यम है, ये संगन माध्यम है। विरल माध्यम में अपवर्तनांक n1, वेग v1 प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1। संगन माध्यम में ये चेंज हो गया n2 v2 एंड λ2। और ν2 क्या हुआ? आवर्ती हुई संगन माध्यम में प्रकाश की, ठीक है। एक अब देखो, अब क्या है? कोण आई, आपतन कोण क्या होगा? ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा? अपवर्तन कोण की, पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में, क्योंकि जब विरल में संगन में जाएगी तो क्या होगी? स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ने का मतलब ये हुआ कि इसका जो पथ था राइट, ये वाला था, लेकिन वो इससे कब स्पीड होने की वजह से पहले ही मुड़ जाती है, मतलब जो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो आपतन कोण की बजाय क्या होगा? कम होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। जो λ1 विरल माध्यम में होगी, वो λ2 विरल माध्यम से क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये संगन माध्यम है, इसलिए संगन माध्यम में लैम्डा तरंग दैर्ध्य कम होगी। v1 विरल माध्यम में ज़्यादा होगा और v2 संगन माध्यम में कम होगा। जब संगन माध्यम में वेग कम होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो अपवर्तनांक है संगन माध्यम का वो ज़्यादा होगा, किसकी बजाय? विरल माध्यम की बजाय। तो n2 ग्रेटर देन n1 होगा, और ν1 ν2 बराबर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें क्या होती है? आवर्ती नो चेंज, आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो तीव्रता, तरंग दैर्ध्य, चाल, वेग, अपवर्तनांक, इन सब में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन, जब संगन से विरल में जाएंगे, संगन से विरल में जाएंगे तो ये क्या है? अपनी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तक सतह है, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब के साथ क्या बना रही है? आपतित किरण, कोण आपतन आई। ठीक है दोस्तों, जब ये इसका मूल पथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या है? विरल माध्यम में आती है, स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से ये क्या है? अभिलंब से दूर हट जाएगी और मूल पथ से विचलित हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये एंगल क्या हो जाएगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो अपवर्तन कोण है, ठीक है दोस्तों, जो अपवर्तन कोण है, रिफ्रैक्टिव एंगल है, वो कितना होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा, किसकी बजाय? आपतन कोण की बजाय। और λ1 क्या होगा? कम होगा, क्योंकि संगन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में क्या होगा? ज़्यादा होगा तरंग दैर्ध्य, और वही चाल भी ज़्यादा होगी विरल माध्यम में। जब विरल माध्यम में चाल ज़्यादा है तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, किसकी बजाय? संगन माध्यम की बजाय। और आवर्ती दोनों में नो चेंज, क्योंकि संगन से विरल में आए चाहे विरल से संगन में आए, आवर्ती नो चेंज होगी, आवर्ती प्रकाश की घटना में परिवर्तित नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपन ने अपवर्तनांक के बारे में आज डिटेल से देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं अपवर्तनांक वाले टॉपिक से, और इससे विभिन्न प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि संगन से विरल में जाने पर वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या दूर हटती है। इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अपन को हर तरीके से प्रिपेयर होना है,
जब बेसिक अच्छा होगा तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा कर पूछ ले एग्जामिनर, अपन क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे जब अपना बेसिक अच्छा है। अब अपन कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट सोच के उनको याद करके तैयार करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का आज के जो ट्रेंड है वो भीड़ को दूर करने के लिए नए नए क्वेश्चन बनाता है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ और किस पे आधारित है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है उस पर आधारित होती है। इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको फेस करना एग्ज़ाम, इसलिए तो बेसिक को मैं पहले करवा रहा हूँ। जब बेसिक सारा अच्छे से हो जाएगा तब अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और तब मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप अच्छी मेहनत कर रहे हो। जितना आपके पास एफर्ट, आप 100% अपना एफर्ट दे रहे हो, हर तरीके से मेहनत कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली, और जो स्टडी आपकी वो भी अच्छी तरीके से चल रही है। और कंटिन्यू मेहनत करिए, आप ज़रूर एक दिन सफल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।